नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा हाजिर हो चुका हूं यूपी मांगे उत्तर लेकर। मुद्दा क्या है? मुद्दा पढ़ लीजिए। नवनिर्माण के 9 वर्ष। जी हाँ, ये खुद सरकार कह रही है, ये नवनिर्माण के 9 वर्ष। सीएम योगी ने आज अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लखनऊ में नवनिर्माण के 9 वर्ष किताब का विमोचन किया। सीएम योगी ने बताया कि कैसे पीएम मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 9 सालों में यूपी का विकास हुआ, तेजी के साथ विकास हुआ। सीएम योगी ने बताया कि 9 साल में लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की। सीएम योगी ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण, सरकारी नौकरियां, कन्या सुमंगला और सामूहिक विवाह जैसी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 1,10,00,000 से भी ज्यादा महिलाओं की उद्यमिता, पेंशन वृद्धि, युवाओं के लिए टैबलेट वितरण समेत प्रदेश के 9 वर्षों के ऐतिहासिक कार्यों का पूरा विवरण। योगी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में कुछ हुआ? विपक्ष का योगी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर क्या कुछ कहना है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देख लीजिएगा। रोजगार से लेकर यूपी में विकास की रफ्तार, ये सब यूपी में योगी सरकार के दमदार नेतृत्व में मुमकिन हो पाया। 9 साल में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की राह पर लेकर जाने में योगी सरकार ने तमाम प्रयास किए, जिसका अंजाम भी धरातल पर नजर आने लगा है। योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लखनऊ में नवनिर्माण के 9 साल किताब का विमोचन किया गया। लोक भवन में विमोचन का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि पहले यूपी में पहचान का संकट था, आज यूपी में सुरक्षा और दंगा मुक्त माहौल है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 से 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं, और यही है सुरक्षा का एहसास। सीएम योगी ने कहा कि 9 साल में 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां सरकार ने दी हैं। हर विभाग में बम्पर भर्तियां हो रही हैं। डबल इंजन की सरकार में यूपी विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। हम लोगों ने 9 वर्षों में प्रदेश में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है, जिसमें 2,19,000 केवल पुलिस भर्ती हुई है। 2,19,000 पुलिस भर्ती 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों में सीएम के नोएडा न आने पर भी तंज कसा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मीडिया के सामने आकर अपनी सरकार के कामकाज गिनाने लगे तो पूरा हॉल जय श्री राम के नारों से गूंजने लगा। जब मैं आया, मुख्यमंत्री बना, मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया, तो मैंने कहा अभी नोएडा जाएंगे। लोगों ने कहा मुख्यमंत्री नोएडा जाता था, जाता। मैंने कहा भी कुर्सी बाद में जाए, आज जाए, अच्छा आज ही चली जाए, लेकिन नोएडा जाएंगे। अगर प्रदेश का भला होगा तो हम नोएडा जाएंगे और नोएडा के विकास की जो वहां पे बैरियर है, इन बैरियर को हटाएंगे। 9 साल में योगी सरकार ने कई माइलस्टोन स्थापित किए और ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, वो भी अब आपको सुनवाते हैं। इन 9 साल की उपलब्धियों के बारे में क्या बोल रहे हैं। एक अत्यंत प्रोग्रेसिव प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की छवि आज बदली गई है। इसका श्रेय विशेष रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, क्योंकि वो हमारे टीम के मुखिया हैं और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक नया इतिहास बनाया है। किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है लॉ एंड ऑर्डर, जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को, एनडीए की सरकार को, इस प्रदेश की जनता ने दोबारा मौका दिया था और आज 0 टॉलरेंस है कानून व्यवस्था को लेकर। गुंडागर्दी खत्म है, कोई दंगा नहीं है, प्रदेश में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। जिस तरह कार्य हुए हैं 2017 से लेकर अभी 26 तक, जिसमें देश प्रदेश उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है और लगातार अग्रसर आगे बढ़ रहा है। और महिला सशक्तिकरण के लिए तो अनेक कार्य हुए हैं, अगर मैं गिनाने बैठूं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सरकार के गौरवशाली 9 वर्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश के जनमानस के लिए हर प्रकार से उनके उत्थान के लिए कार्य करने के लिए तैयार है। आज उसी विषय को रखा जाए। तो चलिए बात करेंगे शाहजहांपुर में सरकार पर हमलावर अजय राय। जी हां, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 9 साल पूरे होने पर बरसे हाहाकार मचा हुआ है। सरेआम हत्या हो रही है। बीजेपी के दिन यूपी में खत्म हो चुके हैं। आने वाले दिन कांग्रेस के होंगे। जनता के मुद्दों को लेकर लड़ रही है कांग्रेस। गैस की कीमत को लेकर उन्होंने कहा कि जिस रेस्टोरेंट पर उनका स्वागत हुआ वहां चाय बनाने के लिए गैस तक नहीं मिली। 9 साल अगर बेमिसाल इसी को कहा जाएगा तो खराब किसको कहा जाएगा। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। क्या ये सामने देखिए बता रहे हैं चाय नहीं मिल रही है, आप खड़े हैं हम लोग। क्या यही है बेमिसाल? अगर ये बेमिसाल है तो ये उत्तर प्रदेश की जनता को बेमिसाल दिन नहीं चाहिए। हम उनको नहीं चाहिए ऐसे दिन। ये पूरी तरीके से लोग झूठे और लोग ठगने वाले लोग हैं और इनके दिन निश्चित तौर से खत्म हो चुके हैं। तो चलिए इसी पर बात करेंगे। क्या वाकई में 9 साल में कुछ बदला है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है यूपी। उन्होंने कहा कि ग्रोथ इंजन बन रहा है देश का। उन्होंने जिक्र किया कि पहले बीमारियों से बच्चों की मौत होती है, अब वो नहीं है। दूषित पानी पीने से बच्चों की मौत होती थी, वो हमने रोक दिया। यहाँ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 55% होती है सबसे ज्यादा। हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। बहुत सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा दंगा होता है, कानून व्यवस्था में बहुत चीजें सुधार हुई। तो 9 साल का उन्होंने पूरा लेखा जोखा दिया। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हैं। जल्दी से अपने मेहमानों को परिचय करा दूं। अशोक धर द्विवेदी पूर्व डीजी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शरद कोहली जी हैं, अर्थशास्त्री हैं हमारे साथ। योगेंद्र उपाध्याय भी जुड़ेंगे, उच्च शिक्षा मंत्री। जैसे ही चर्चा में शामिल होते हैं उनको जोड़ेंगे। दानिश आजाद अंसारी हैं, राज्य मंत्री यूपी सरकार के, वो हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत। संजीव सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दानिश आजाद अंसारी जी, 9 साल क्या कह सकते हैं? 9 साल बेमिसाल, 9 साल धुआंधार, और क्या फिर तीसरी बार लौटेगी सरकार? कि योगी सरकार के 9 गौरवशाली वर्ष को पूर्ण हुए हैं। अगर आप 9 सालों के इस पन्ने को पलट के देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता ये महसूस करती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार के 9 साल, ये शिक्षा के 9 साल रहे हैं, ये सुरक्षा के 9 साल रहे हैं, ये विकास के 9 साल रहे हैं, ये उन्नति के 9 साल रहे हैं, ये समृद्धि के 9 साल रहे हैं, ये खुशहाली और भाईचारे के 9 साल रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के 9 साल रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के 9 साल रहे हैं। इस 9 साल का जो सफर रहा 2017 से लेके आज 2026 के दानिश आजाद अंसारी जी, इसमें 9 साल में हम ये भी जोड़ सकते हैं कि ये 9 साल हिंदू मुसलमान के भी रहे, जो विपक्ष कहता है। ये 9 साल हिंदू मुसलमान के विकास के 9 साल रहे, निश्चित तौर पर सही बात कर रहे हैं आप। क्योंकि 2017 से पहले जहां उत्तर प्रदेश को एक दंगों का प्रदेश कहा जाता था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, जहां पर सैकड़ों दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों भाई हमारे वो दंगों की आग में आम मुसलमानों को, आम हिंदू भाइयों को दंगों की आग में झोंकने का काम जो समाजवादी पार्टी ने किया था, वहां से उत्तर प्रदेश को निकाल के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षा और भाईचारे का प्रदेश बनाया। आज उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, जो उत्तर प्रदेश का गुड गवर्नेंस है, इसकी चर्चा पूरे देश भर में होती है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का एग्जाम्पल देश भर में दिया जाता है। उत्तर प्रदेश आज एक उद्योग का प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश आज समृद्धि का और बिजनेस का एक हब बना है जी। कि अगर मेरे तमाम जितने भी विपक्ष के लोग भी हैं वो स्वीकार करते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे इवेंट्स हो रहे हैं, जहां पर 35 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया, जिसमें से 1 साल के अंदर 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हमने की है, और जिससे हजारों हमारे रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, जिससे आम युवाओं को लाभ मिल रहा है, महिलाओं को लाभ मिल रहा है, और हमारे उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बन के उभरा है। उत्तर प्रदेश के हर जनपद, देखिए पहले और अब की बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पहले उत्तर प्रदेश में कुछ जनपदों में उद्योग लगा करते थे,
कुछ जनपद जो है उद्योग के दृष्टिकोण से अच्छे माने जाते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में हमने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम किया। आज गौतम बुद्ध नगर से लेके हमारे पूर्वांचल क्षेत्र तक, गोरखपुर से लेके बुंदेलखंड क्षेत्र तक हमने कल कारखानों को लगाया है, फैक्ट्रीज लगाई हैं, उद्योग लगाए हैं। देश और विदेश से इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं और वो यूपी में अपने इन्वेस्टमेंट की इच्छा जाहिर कर रहे हैं और हमने उनको एक अपराध मुक्त माहौल दिया है, एक भय मुक्त माहौल दिया, इसी वजह से वो यहाँ पे एक बड़ी बात है। दानिश आजाद अंसारी जी में एक रिएक्शन इस पर, क्योंकि अशोक धर द्विवेदी जी हैं, पूडी जी हैं, क्योंकि कानून के जानकार हैं और कानून सेवाएं भी दी हैं पुलिस में, उनसे एक रिएक्शन ले। अशोक धर साहब, एक ये तो आप मानेंगे कि वाकई में यूपी की छवि बदली है पहले के मुकाबले, क्योंकि आपने तो पुलिस में सर्विस भी दी है, क्योंकि पहले ये डर रहता था लोगों को कि भैया आप यूपी के इस रास्ते से जाएंगे लुट जाएंगे। पहले मैं जाता हूं ग्राउंड पर, लोगों से बात करता हूं, किसान कहते हैं पहले भैया भैंस चोरी हो जाती थी, उनके ट्रैक्टर चुर जाते थे, उनका अगर वहां इंजन रखा है खेतों पे पानी भरने वो तक चुरा लिया जाता था, लेकिन अब चैन और सुकून से सो रहे। ये चीज वाकई में एक छवि बदली है, आप मानते हैं अशोक धर साहब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर? देखिए, मैं पूर्व पुलिस अधिकारी हूं, पहले था, अब रिटायर हो गया हूं। तो इस समय जब मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं तो एक तो पूर्व पुलिस अधिकारी के रूप में, दूसरा एक नागरिक के रूप में। अब नागरिक के रूप में भी मैं समाज में तमाम लोगों से मिलता जुलता रहता हूं, मैं अपने गांव भी जाता हूं, तमाम लोगों से मिलता जुलता रहता हूं। तो पुलिस अधिकारी के रूप में मैं ये पा रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आंकड़े भी बोलते हैं और नागरिक भी महसूस करता है कि पिछले लगभग 9 साल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छी हुई है। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी हुई है, केवल आंकड़ों के आधार पर नहीं, महसूस कर रहे लोग, महसूस कर रहे नागरिक महसूस कर रहे हैं। और इसके कई उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश का जो कहते हैं ना कि अपराधी ने अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान दुकान बनाया और अपराध भी किया है तो उस अपराधी से सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, वो सरकारी जमीन खाली करा करके, और कई जिलों में, लखनऊ में है, प्रयागराज में है, सरकारी भूमि जो माफिया से खाली कराई गई उस पर आवास बना करके सस्ते दाम में, ये एक बड़ी बात है, वाकई में होता नहीं है, बड़ी बात। हाँ। दूसरी बात एक और निवेदन करेंगे, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले कुछ सालों से चलाया है एक जिले का एक प्रमुख प्रोडक्ट, जिले का प्रमुख प्रोडक्ट, बिल्कुल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम भी ये शुरू कर रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन। शर्मा जी ये योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार की है अब पिछले कई साल से पूरे भारत में लागू हो गई है। ये योजना अच्छी थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया, प्रोत्साहित किया, जिससे निर्यात भी बढ़ा, लाभ नागरिकों का पूरे भारत में लागू हो गई। मैं अशोक धर जी, मैं लौट रहा हूं एक बार दानिश आजाद अंसारी जी से एक और रिएक्शन ले लेता हूं। सर, 9 साल आपने बहुत सारी लंबी फेरिस्त बताई, माइलस्टोन आप बता रहे हैं इसे, क्या मानते हैं कि 9 साल की उपलब्धियां, क्योंकि अब चुनावी बरस है, जो करना आप कर लेंगे, ठीक है, कुछ योजना है वो पूरी कर लेंगे, अब तो ये चुनावी साल में मानकर चल रहा हूं, क्या ये हैट्रिक लगा पाएगी? क्या आपको भरोसा है? देखिए, निश्चित तौर पे ये हमारी जो योगी सरकार है, इसने 9 साल ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे काम करके जनता का विश्वास हमने हासिल किया है। जनता का विश्वास हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें विपक्ष पूरी तरीके से फेल साबित हुआ। 2012 से लेकर 17 तक सपा की जब सरकार थी, तब इसी सपा ने अपने काले करतूतों की वजह से जनता का विश्वास खो दिया। आज उस जनता को यह विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का अगर विकास कर सकता है तो हमारी सरकार कर सकती है, और जो जनादेश 2017 का रहा, जो जनादेश 2022 का रहा, वही जनादेश 2027 में भी रहेगा। 2027 में पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से हमारी सरकार बनेगी, और उत्तर प्रदेश का जो विकास का पथ पे जो उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें ब्रेकर लगाने का काम जनता नहीं करेगी। ये समाजवादी पार्टी ये ब्रेकर है विकास के लिए। जनता, आम जनमानस ये जानती है कि प्रदेश का विकास केवल हम सुनिश्चित कर सकते हैं, प्रदेश को एक सुरक्षित माहौल केवल हम दे सकते हैं, प्रदेश में उन्नति भरा एक वातावरण ये हम क्रिएट कर सकते हैं, नौजवानों के सपनों को उड़ान हम दे सकते हैं। महिलाओं को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी
इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर बन जाता है जब आता है। हालांकि ऐसा नहीं है, कई राज्यों में आपने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को तोड़ा है, चाहे वो पड़ोसी अब राज्य हरियाणा में देख लीजिए, तो वहां ये टूटा है सिस्टम। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर बन सकता है और वो सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगा, जिस दम को आप भर रहे थे तीसरी बार का? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में आज जिस तरीके से हमने एक माहौल क्रिएट किया है, इससे एक सकारात्मक माहौल डेवलप हुआ है। आम जनमानस को हम पे विश्वास है। ये चुनाव जो 27 का जो होगा, ये उत्तर प्रदेश के विकास को प्राथमिकता पर रख के होगा। उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश का विकास चाहती है। उस विकास को सुनिश्चित करने का काम हमारी योगी सरकार कर रही है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर जनपद को बेहतर बनाने का काम किया, किसी भी जनपद के साथ भेदभाव नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश में लाइट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये वीआईपी, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद वीआईपी हैं। उत्तर प्रदेश के हर जनपद में मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के हर जनपद के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में हर जो डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोडक्ट हैं उनको आगे बढ़ाने की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के जो हर जनपद के अच्छे व्यंजन है, खाने हैं, उनको आगे बढ़ाने की व्यवस्था। तो आप देखिए, एक जो लंबी एक फहरिस्त है उत्तर प्रदेश की जो सफलता की कहानी है, ये जनता के आशीर्वाद से इस सफलता की कहानी को हमने हासिल किया है। आम जनमानस ये जानता है कि ये जो गुड गवर्नेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, इसको कोई मेंटेन कर सकता है तो हमारी गवर्नमेंट कर सकती है, ये हमारी सरकार कर सकती है। और 2027 में जनता के विश्वास के बल पे, जनता के आशीर्वाद के बल पे, जनता के सहयोग के बल पे हम ये विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे भी और पूर्ण बहुमत के साथ फिर से हमारी सरकार बनेगी। चलिए, दानिश आजाद अंसारी जी, आपको 9 साल पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और उम्मीद करते तीसरी बार भी आप जो सरकार बनाने का दम भर रहे हैं उसके लिए भी आपको पहले से हम एडवांस में शुभकामनाएं दे देते हैं। होगा तो देखते हैं कि जनता क्या फैसला देती है। वो बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मैं जल्दी से और मेहमानों का रुख कर लेता हूं। शरद कौली जी है, अर्थशास्त्री, और फिर मैं रुख करूंगा कांग्रेस के संजीव सिंह भी हैं, वो भी काफी उत्साहित हो रहे होंगे, कम मौका मिले। मैं आऊंगा संजीव जी आपके पास भी। जल्दी से एक रिएक्शन में ले लेता हूं। डॉक्टर शरद कौली साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप अर्थशास्त्री है, यूपी की इकोनॉमी को आप कैसे देखते हैं? सरकार कह रही है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लेकर जाएंगे, एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, कह रहे हैं कृषि विकास दर बढ़ी है, रोजगार बढ़ा है, निवेशक आ रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई में यूपी के अंदर की जो इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ नजर आया है आपको सर? नमस्कार शर्मा जी, आपको यूपी के और सभी पैनलिस्ट और व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। देखिए, एक निवेशक होने के नाते आज यूपी की इकोनॉमी दूसरे नंबर पे आ गई है महाराष्ट्र के बाद। 9 साल पहले ये 5वें नंबर पर थी। तो ये बताता है कि किस प्रकार पिछले 9 साल में ग्रोथ हुई। और मैं अपने आप को कुछ देर के लिए एक निवेशक मान लेता हूं। अगर मैं निवेशक हूं और मैं एक राज्य में, एक सूबे में अपना यूनिट, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो मैं क्या क्या देखूंगा? मैं आपको टिक बॉक्सेस दे देता हूं, उससे बड़ी सरल भाषा में आपको पता लग जाएगा। पहले मैं देखूंगा सरकार स्थिर है कि नहीं, वहां पर जो सरकार है वो टिकने वाली है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मैं देखूंगा कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। सबसे पहली बात कि वहां पर पहले उत्तर प्रदेश उल्टा प्रदेश दिखाई देता था। यहां पर निवेशक आते थे, उद्यमी आते थे, उनका या तो अपहरण हो जाता था, या उनको धमकी मिलने लगती थी, या उनसे फिरौती मांगी जाती थी, वगैरह वगैरह, ये सब सुनने में आता था। इस डर से, या वहां पर गुंडागर्दी थी, इस डर से वहां पर निवेशक नहीं आते थे। ये बात सच है, ये उद्यमी खुद बताते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात आपको ये देखनी होगी कि क्या इस राज्य में बिजनेस करने के लिए एक उचित माहौल दिया जाता है? क्या इंस्पेक्टर राज है? क्या ऐसा माहौल है जहां सरकार उद्योग लगाने वाले के काम में अड़चन डालती है? ये तीसरी बात देखी जाती है। चौथी बात देखी जाती है कि इस राज्य में जब मेरा सामान आएगा और जाएगा, क्या वहां पर सड़कें प्रॉपर हैं? क्या वहां पर ट्रांसपोर्ट के साधन प्रॉपर हैं? क्या एक्सप्रेसवेज हैं जिससे मेरा सामान कम समय में, कम लागत पर जल्दी पहुंच पाएगा? ये चौथी चीज। और पांचवी चीज देखी जाती है कि क्या इस राज्य में स्किल्ड लेबर, यानी कि कौशल विकास की हुई लेबर मुझे मिलती है कि नहीं? जो मैं कामकाज करना चाहता हूं, जो बिजनेस लगाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे लेबर मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये 4, वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, पर ये 4-5 मुख्य पैमाने होते हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश में उद्योग आ रहा है तो इन 5 टिक बॉक्सेस को लगा के आ रहा है, यानी कि 5 के 5 पैमाने उनको दिखाई दे रहे हैं। सरकार सहयोगी है, सरकार चाहती है वहां का विकास हो। तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की आज अर्थव्यवस्था 30 लाख करोड़ से ऊपर की है। 9,12,000 करोड़ का बजट अभी उत्तर प्रदेश ने कुछ दिन पहले प्रेजेंट किया है। ये इस बात को जतलाता है कि ये सरकार
चाहती है कि यहाँ पर विकास हो। आज विकास की हम लोग CAGR बोलते हैं, सुन ले, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। शरद जी, आप भी मान रहे हैं क्योंकि आप एक बिजनेसमैन भी हैं और देखिए पूर्व पुलिस अधिकारी ने माना है, और मैं जल्दी से इस पर संजीव जी का रिएक्शन। संजीव जी, कुछ अच्छा लग रहा है यूपी में या सब आपको तो खराब ही लग रहा होगा? नहीं, आपने सब्जबाग बहुत अच्छा बनाया है। उत्तर प्रदेश की बदहाल जनता आपको सुनकर के बहुत ही मतलब उस मन से भी दुखी होगी कि जो आप जीने से उम्मीद नहीं की थी। 9 साल बदहाल, थोड़ा सुनने का भी धैर्य रखिएगा। जितनी सब्जबाग आपके लोगों ने नहीं नहीं सर पहले संजीव जी सुनिए, एक मिनट बस, मैं कुछ नहीं कह रहा, आपको टोक नहीं रहा हूँ। ये जनता नाराज नहीं होगी, इस जनता के बीच में जाता हूँ ग्राउंड पर 9 साल से, और जनता से मिलता हूँ मैं वो नहीं हूँ कि आप मुझे कोट पैंट टाई में बैठ के मत सोचिए कि आदमी ग्राउंड पर तो जाता ही नहीं, स्टूडियो में बैठता है, इसको क्या पता। आप लोग जेपी भाई ऐसा है कि 3 हमारे अपने मित्रों को बुला करके खूब सब्जबाग बनाया, चौथे आप रोल कर रहे हो, तो थोड़ा सुनने का भी धैर्य रखो ना भाई। ये कम से कम असहमति को भी सुनने का धैर्य रखो। बिल्कुल सब्जबाग मैं थोड़ा 9 साल 9 सवालों की बदहाली आपको सुना दे रहा हूं, थोड़ा उसको सुनने का धैर्य रखिए। पहली बात यह है कि पर्चा लीक की उत्तर प्रदेश सरकार रही है। उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे परीक्षाएं हुई जहां पे पर्चे लीक हुए, हाई कोर्ट तक ने इस चीज को पकड़ा, जहां पे देखा पीसीएसजे का पेपर तक लिखा गया। 100 करोड़ से अधिक का आरोप मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ही की सरकार में लगा, जहां मनरेगा का किसान मजदूरों का पैसा बकाया नहीं दे पाए। अभी आप कह रहे थे कि साहब यहाँ पे जो है मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं। आपको जानकर के दुख होगा कि प्रोजेक्ट का जो IAS अधिकारी था वही कैसे पकड़ा गया, भ्रष्टाचार में किस तरह से पकड़ा गया। और भ्रष्टाचार की बात, कुंभ की बात करूं कि कोरोना की बात करूं कि अभी जल मिशन की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के मंत्री को भाजपा का विधायक घेर करके बैठाया था कि जब नल से जल का भ्रष्टाचार पकड़ा गया। और दंगे की बात, एटा का दंगा, बहराइच का दंगा, संभल का दंगा, कुशीनगर में बगैर किसी आदेश के अपने मस्जिद को गिराने का काम किया। और रही बात, अभी पुलिस के अधिकारी साहब बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में NCRB का आंकड़ा यह कह रहा है कि पूरे देश में 15% से सबसे ज्यादा महिलाओं का जो शोषण यहाँ होता है। और सुन लीजिए, नंबर 2 के असलहे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। आप सुनना ही नहीं पसंद कर रहे हैं, हमको भी तो सुनिए, जल्दी से बताइए, क्योंकि उच्च शिक्षा मंत्री हमारे साथ योगेंद्र उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, तो उनसे भी पूछ लेंगे ना, वो भी आप जल्दी बता दीजिए, क्योंकि मंत्री जी का देखिए कीमती समय होता है। शिक्षक और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती कब होगी, थोड़ा इनको पूछ लीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला किया कि नहीं, पिछड़ों का, दलितों का रक्षण खाने का काम किया कि नहीं, शिक्षा मंत्री से पूछिए। केशव प्रसाद मौर्य के क्या बयान थे, तो ये सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। संजीव जी रुकिएगा, मैं उच्च शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़ गए, योगेंद्र उपाध्याय जी। योगेंद्र जी, हमारी कई बार सरकार के मुद्दों पर भी चर्चा हुई, हाल ही में आपसे भी मुलाकात हुई, तब भी चर्चा हुई। 9 साल पूरे हो गए, आप कांग्रेस को सुन रहे थे, 9 साल को वो कह रहे हैं कि ये तो नकारा सरकार बता रहे हैं। आप कैसे उपलब्धियों को देखते हैं? खासकर उनका फोकस शिक्षा का क्षेत्र ही था, अभी आप सुन रहे होंगे तो। जो 9 साल योगी जी के 9 साल बेमिसाल रहे, और ये 9 वर्ष उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष के वर्ष रहे। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि इस दौरान प्रगति पर नहीं लिया या जिसने क्रांति नहीं की? मैं शिक्षा क्षेत्र की बात कर लूं, यदि अपने ही डिपार्टमेंट की, तो हमारी सरकार से पहले जरा कल्पना कीजिए, हिंदुस्तान की अंग्रेजों के समय फिर आजादी आई और फिर 2017 तक विभिन्न सरकारें रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में मात्र 24 विश्वविद्यालय थे निजी और 14 थे सरकारी। आज यानी हर मंडल में भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था, 6 मंडल ऐसे थे जहाँ सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। ये तो शिक्षा के प्रति इन लोगों के लगाव रहे हैं। और जब उत्तर प्रदेश की सरकार आई 2017 से अब तक इन 9 सालों में 10 सरकारी विश्वविद्यालय खुले। जहाँ तक सवाल है उनका निजी विश्वविद्यालय का, 29 सरकारी निजी विश्वविद्यालय थे और हर क्षेत्र में विश्वविद्यालय नहीं था। हम लोग उस संस्कृति के हैं कि अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति पर सुविधाएं पहुंचे। आज 52 निजी विश्वविद्यालय हो चुके हैं, और ऐसे वैसे नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय। यानी शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार हुआ, प्रसार हुआ, गुणवत्ता में सुधार हुआ। इनसे जरा पूछ लीजिए इनके शासनकाल में। योगेंद्र जी एक पर्चा लीक का तो कांग्रेस देखिए एक सवाल तो सही उठाया ना योगेंद्र जी, ये हुआ, हालांकि ठीक है आपने एक्शन लिया। आ रहा हूं संजीव जी आ रहा हूं, पहले मंत्री जी की बात हो जाए पूरी। योगेंद्र जी,
हाँ, मैं बता रहा हूँ, गुणवत्ता में सुधार। इनसे जरा पूछ लीजिए कि इनके शासनकाल में कितने ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय थे आज उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी बी ग्रेडिंग यदि नैक में किसी के 2-4 लोगों पे रही हो तो रही हो, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सरकारी विश्वविद्यालय A++ नैक रैंकिंग में ग्रेडिंग पर है। A+ के 4 विश्वविद्यालय गवर्नमेंट के हैं और 6 विश्वविद्यालय निजी है। ऐसे ही A ग्रेड में 2 विश्वविद्यालय सरकारी और 7 निजी। बी ग्रेड तक तो मैं जाता नहीं, जो इनके शायद बड़ी उपलब्धि मानी जाती होगी। ऐसे UGC ग्रेड 1 3 सरकारी विश्वविद्यालय ग्रेड 1 में है। इनके समय तो एक भी नहीं था। 2017 से पहले एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं था। US वर्ल्ड रैंकिंग इन्होंने सुनी भी नहीं होगी। US वर्ल्ड रैंकिंग में आज उत्तर प्रदेश के 3 सरकारी विश्वविद्यालय हैं। US एशिया रैंकिंग, इसमें 6 अपने सरकारी विश्वविद्यालय हैं। शोध गंगा, हिंदुस्तान के 40 टॉप विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश के 9 विश्वविद्यालय हैं जो शोध गंगा में पहले 40 पे टॉप 40 में है। सर, यानी गुणवत्ता में सुधार और शिक्षा क्षेत्र में विस्तार, बिल्कुल अंतिम पायदान तक कुछ शिक्षा। ये आपने उपलब्धि बनाई। देखिए, आपने तो सरकार के अलावा अपने अपने विभाग की बता दी। संजीव जी, अब ये भी आप आंकड़े, अब एक मंत्री थोड़े झूठ बोलेगा और लाखों करोड़ों दर्शक लाइव सुन रहे हैं, तो आप इसे नकार नहीं सकते। और कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पिछली बार आपको भी याद होगा जब अखिलेश सरकार चली गई, लेकिन ये सरकार ऐसी जो कम बैक करके आई। हाँ, बहुत धैर्य से सुन लीजिएगा। मंत्री जी को सुना तो थोड़ा जवाब भी। इन्हीं के मंत्री संसद में बयान देते हैं कि पूरे देश में 80,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय बन के, जहां पहले स्थान पे देश के प्रधानमंत्री का राज्य गुजरात आता है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। 26,000 प्राथमिक पाठशालाओं को बंद करके 27,000 मधुशालाएं खोलेंगे। ये शिक्षा को लेकर के इनकी उन्नति। दूसरी बात स्वास्थ्य को लेकर, सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए, मर्ज नहीं है, यही दर्द है कि आप सुनना पसंद नहीं करते। और स्वास्थ्य मिशन के बारे में जानकारी सुन लीजिए। नीति आयोग ने 19 राज्यों का सर्वे कराया, जिसमें 18वें स्थान पे उत्तर प्रदेश है, जहां एम्बुलेंस का घोटाला किया गया। ये योगी सरकार की देन है। शिक्षा के नाम पर यह बात करते हैं। हायर एजुकेशन में जिस तरह का भ्रष्टाचार की सरकार में शामिल है, उसको मैं थोड़ा खुलासा कर दूं। पूरे देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय जहां है, वहां 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 39 केवल एक ही वर्ग के लोग हैं। मात्र जहां पे 6 SC ST OBC वर्ग के लोग। अरे सर, आप ग्रेड बताइए ना, ग्रेड कह रहे हैं। मंत्री जी ने तो ग्रेड बता दिया ना आपको। ग्रेड गिना रहा हूं। आप बताइए मंत्री जी को, अगर मंत्री जी ने कोई आंकड़ा गलत बताया तो आपको। मंत्री जी को भी सुना रहा हूं, आपको भी सुना रहा हूं। मंत्री जी से बस 2-3 सवाल हैं। मंत्री जी ये बात को बता दें कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पिछड़े दलितों को कितना, अरे फिर वही कास्ट पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं ना सर, आप वही कास्ट पॉलिटिक्स। योगेन जी ठीक है, रुकिए ना योगेन जी। जातिवाद में उलझ के रह जाते। इसके बावजूद बता दूं, जो संवैधानिक स्थिति है रिजर्वेशन, वह हम लोगों ने पूरी की है। अरे ये वो राजनीतिक ठग हैं जिन्होंने एक किताबिया दिखाकर हिंदुस्तान की जनता को ठगा कि ये मोदी जी तिवारा आ जाएंगे, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, मोदी जी तिवारा आ जाएंगे, संविधान बदल जाएगा। मोदी जी तिवारा आए, ना संविधान बदला, ना आरक्षण समाप्त हुआ। इनकी राजनीतिक ठगियां है ये, गलत जारी करता। ये सब का जवाब देंगे। दलितों पिछड़ों को उन्होंने उनके साथ न्याय नहीं किया, उनकी नौकरियों का काम किया, ये सब का जवाब देंगे। जहां पर दलित रिजर्वेशन को पूरा नहीं किया गया हो, पिछड़े रिजर्वेशन को पूरा क्या किया आपने? कितनी नौकरियां थी? हम जो क्वालिटी सुधार रहे हैं, उस क्वालिटी की बात करिए। आप कहां पे निर्भर थे? आप कहां थे उस समय जब हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं? आपके समय कौन सी क्वालिटी थी? संजीव जी देखिए, एक हायर एजुकेशन मिनिस्टर आपके सामने बैठा है और आप एक कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप उन आंकड़ों को झुटलाइए ना जो वो अपने विभाग की रिपोर्ट दे रहे हैं। आप कहिए नहीं मंत्री जी आपने तो रैंकिंग गलत बताई, मंत्री जी आपके यहाँ तो स्टाफ की कमी है, मंत्री जी आपके बच्चे यहाँ, ये बताइए ना उनको। अगर आप बता रहे हैं वो तो अपना भी तो रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं ना। एक मंत्री टीवी पर बैठकर आपको सामने आमना सामना कर रहा है। मंत्री जी से पूछिए कि PCSJ के पेपर में धांधली पकड़ी गई, हाईकोर्ट इलाहाबाद ने पकड़ा कि नहीं? किसकी सरकार थी? आप लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार कर रहे उत्तर प्रदेश के, और वहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट पकड़ता है। मंत्री जी की जुबान सिल जाएगी, बात करेंगे। पाठशाला की जगह मधुशाला खोली। ठीक है, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। योगेन जी आप मानते हैं कि ये मुद्दा, और दूसरा आपको लग रहा है कि ये उपलब्धियां जो 9 साल आप बेमिसाल बता रहे हैं, ये तीसरी बार सरकार को लाने में कामयाब होंगे? ये उपलब्धि निश्चित रूप से तीसरी बार सरकार आएगी, क्योंकि हमारी उपलब्धियां ऐसी हैं। देखिए, 3 विषयों पर
चुनाव लड़ता है और सरकारें बार बार आती है। नंबर 1 कि हमारे पास नेतृत्व कैसा है। हमारे पास मोदी जी और योगी जैसा नेतृत्व है। हमारी गंगा यमुना दोनों पवित्र है, गंगोत्री पवित्र, यमुनोत्री पवित्र। तो हमारी सरकार सब नेतृत्व से सक्षम है। इनके पास उस टक्कर का कोई नेतृत्व नहीं है। हमारे उपलब्धियां हैं पिछले 9 साल की उत्तर प्रदेश की और 12 साल की देश की। ऐसी उपलब्धियां हैं, अगर सुबह से शुरू करें तो रात तक बीत जाएगी। यानी एक सेंटेंस में कहूं कि समुद्र की तल से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक जो उपलब्धियां भारत ने हासिल की है, जो भारत का परचम लहराया है, वो आज हर पार्टी के। ठीक है, मैं एक पूडी जी है हमारे साथ, अशोक दर्जी, उनसे रिएक्शन। जिनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है जी और लंबी फौज, ये 3 चीजें चुनाव जिताती है, इसलिए हम चुनाव जीतकर आएंगे। चलिए, मैं आ रहा हूं मंत्री जी, एक सेकंड बस। मैं अशोक दर्जी, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने भाषण में भी कानून व्यवस्था की बात कही कि देखिए अब ईद भी आ रही है और नवरात्र शुरू हो रहे हैं, लेकिन कोई हलचल नहीं हो रही है। पहले दंगे हो जाते थे, कर्फ्यू लग जाता था। तो आपको लग रहा है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा इस बार रहेगा, तीसरी बार ये, और कानून व्यवस्था का अगर कमबैक करते तो कानून व्यवस्था की एक अहम भूमिका होगी योगी सरकार के लिए? शर्मा जी, राज्यों के सभी चुनावों में कानून व्यवस्था हमेशा एक प्रमुख मुद्दा रहता ही है, सत्ता में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। तो वर्तमान में भाजपा सत्ता में है पिछले 9 वर्षों से। 1 साल बाद इनको पूरा अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव होगा, तो कानून व्यवस्था तो प्रमुख मुद्दा रहेगा ही। लेकिन कानून व्यवस्था अच्छी है अथवा कैसी, ये तो प्रदेश की जनता, प्रदेश के नागरिक तय करेंगे। वो हम महसूस कर रहे हैं कि इस समय पिछले 8-9 सालों में कानून व्यवस्था की। ठीक है, शरद कोहली साहब, अब अर्थशास्त्री है, आपको लग रहा है कि अर्थव्यवस्था में एक परिवर्तन हुआ, जो वोटर है वो देखेगा बीजेपी की तरफ? देखिए, मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं। मैं अभी हमारे जो माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको भी सुन रहा था और भाजपा वालों को भी सुन रहा था। जनता क्या देखती है और एज एन अर्थशास्त्री हम क्या देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यूपी में से बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो गई। मैं ये नहीं कहता कि यूपी में अब कोई क्राइम नहीं होता। मैं ये भी नहीं कहता कि कहीं किसी महिला पर किसी जिले में कोई शोषण नहीं होता। मैं ये भी नहीं कहता कहीं किसी विद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में कोई चीटिंग का या कोई ऐसा मामला सामने नहीं आता। परंतु हम इसको एक तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं, यानी कि 9 साल पहले क्या परिस्थिति थी और आज क्या परिस्थिति है। ये 9 साल में आप कहें कि धरती पलट के ऊपर आ जाएगी, आसमान नीचे आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। पर कार्य प्रगति पर है, हम एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जितनी गहरी बीमारी हो ना, जितनी पुरानी बीमारी हो, चलिए उसका इलाज करने में उतना ही बिल्कुल, और यही बात है। और कहते हैं ना, मैं तो पॉलिटिकल लोगों से ही सुनता हूं कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया चलती रहे। मैं संजीव जी माफी चाहूंगा, मेरे पास इतने वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र उपाध्याय जी, आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया अशोक दर्जी, डॉक्टर शरद साहब और संजीव जी, आपका भी। खास चर्चा बस इतना ही। नमस्ते।